तो पीएम मोदी का मेगा शो में अभी चौकीदार का सीधा प्रसारण बेगूसराय में भी दिखाया गया। कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने भी पीएम मोदी का संवाद सुना। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पर निकल पड़ा है, जहां भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी अगर एक कदम चलता है तो केवल एक कदम होगा। उसी तरह से नरेंद्र मोदी तो कहा है कि मैं हूं चौकीदार। अगर देश के 125 करोड़ जनता चौकीदारी करनी शुरू कर देगी तो जो अभी जेल के बाहर हैं, गेट के बाहर, वो अंदर चले जाए। और तेजस्वी यादव ने भागलपुर के पीरपैंती में आरजेडी प्रत्याशी बुलो मंडल के लिए चुनावी सभा की। उन्होंने निशाने पर रहे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव को सच और झूठ के साथ अमीर और गरीब की लड़ाई करार दिया। सच और झूठ की लड़ाई, अमीर और गरीब की लड़ाई। हमारे पलटू चाचा जी का जो कारनामा है आज सब लोग जान ना गया। ना कोई विचार, ना कोई सिद्धांत, ना कोई नीति। प्यार है तो केवल कुर्सी से प्यार है। आरजेडी की टिकट मिलने के बाद दरभंगा पहुंचे अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अली अशरफ फातमी को इशारों में नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी में आस्था है तो फैसले को माने। इसको कभी भी इस तरह का प्रतिष्ठा नहीं बनाना चाहिए कि मुझको नहीं मिला उनको मिल गया। तो पार्टी से हम जब जुड़े हुए हैं, पार्टी के नीति और सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, पार्टी के विचारों से जब हम जुड़े हुए हैं, पार्टी के जो नेता के प्रति जब हमारी आस्था है, तो नेता का लिया गया निर्णय सर्वोपरि है। और बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह पर हमला बोला है। कन्हैया ने गिरिराज सिंह की देशभक्ति को लेकर सवाल खड़े किए और साथ ही कहा कि गिरिराज अपने ही बयानों से उलझते जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है देश विरोधी का, तो वो खुद ही कह चुके हैं, अपने ही स्टेटमेंट में खुद को देश विरोधी साबित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी की रैली में जो नहीं जाएगा वो देशद्रोही होगा, और खुद ही कंबल तान करके सो गए थे। तो इस व्यक्ति के लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, इस व्यक्ति के लिए देशभक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, इस व्यक्ति के लिए कुर्सी महत्वपूर्ण है। और इसको कहते हैं ना, जन्ने देखा कुर्सी उन्हीं मारे हुल्की। तो ये जो है पहले भाग करके गए नवादा, फिर नवादा से भाग करके आए हैं बेगूसराय, और बेगूसराय जब आए हैं, चुनाव का वक्त है, तो कह रहे हैं कि हमारा नानी घर है। तो चुनाव ऐसी चीज़ होती है कि लोगों को नानी याद आ जाती है। ये भाग के इधर भाग के उधर जा रहे हैं। बेगूसराय की जनता इनको बहुत अच्छे से। हर एक पार्टी ये दावा करती है कि उसकी सोच जाति से ऊपर है, लेकिन चुनाव के समय उनके दावों में खोखलापन नजर आता है। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में तमाम दलों ने खास रणनीति के तहत उम्मीदवारों का चयन किया है। जाति से ऊपर उठकर सोच रखने की वकालत करने वाले तमाम राजनीतिक दल चुनाव में जातीय समीकरण को तवज्जो देते दिख रहे हैं। बात एनडीए की हो या महागठबंधन की, दोनों ही खेमों में जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। एनडीए ने जहां स्वर्ण और अति पिछड़ा कार्ड खेला है, वहीं महागठबंधन में एमवाई समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। चुनाव में जातीय समीकरण के लिहाज से सीट पर फिट उम्मीदवारों के लिए स्वर्ण आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टी आरजेडी ने भी मुसलमानों और यादवों के बाद सबसे ज्यादा टिकट राजपूत को दिया है। एनडीए में बीजेपी ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पर फोकस करते हुए सबसे ज्यादा राजपूतों को टिकट दिया है। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने पिछड़ा और अति पिछड़ा कार्ड खेला है, वहीं पासवान की पार्टी एलजेपी पासवान जाति की पार्टी बनकर रह गई है। के साथ चलने का काम किया, चाहे वह रघुवंश बाबू हों, चाहे वह जगदा बाबू हों, चाहे जयप्रकाश नारायण यादव जी हों, ऐसे सरीखे नेताओं को जो है टिकट दिया गया है। लेकिन वही तुलना यदि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से कीजिएगा तो वह जो है जाति समीकरण और जाति लाभ के कारण वह बोर्ड टिकट देने। अब दूसरी पार्टियां की सोच को मैं नहीं कह सकता, मगर हमारे पार्टी जो है वो सभी लोगों को समृद्ध समाज बने और सबका उचित प्रतिनिधित्व मिले। समाज में जो लोग हैं उसका ख्याल रखने का काम किया है। खुद की पार्टी के उम्मीदवारों में जाति नहीं दिखती और विरोधी दलों के उम्मीदवारों में हर सीट पर जातीय समीकरण दिखता है, और शायद नेता भी इसे ही कहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से वोटरों को रिझाने में जुटी हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में सियासी पार्टियों ने अपने ही अल्पसंख्यक नेताओं से गुरेज कर रखा, यानी कि इस चुनाव में अल्पसंख्यक नेता हाशिए पर हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक रहे अल्पसंख्यक इस बार के लोकसभा चुनाव में हाशिए पर हैं। इस बार लगभग सभी सियासी दल अल्पसंख्यकों से दूरी बनाए हुए हैं, चाहे अल्पसंख्यक नेताओं को टिकट देने का मामला हो या फिर अल्पसंख्यक वोटरों को रिझाने का। हाँ, ये अलग बात है कि सियासत दल अल्पसंख्यक के बहाने अपने विरोधियों पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे। हुसैन जैसा नेता का जो है टिकट कट गया, तो हमने शाहनवाज हुसैन जी को एक सलाह दी है कि कम से कम अब ये नारा मत लगाइएगा कि सबका साथ सबका विकास, समझा कि नहीं। ये नारा छोड़ के जो नारा लगाना लगाइएगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बीजेपी पर हमला क्या बोला? बीजेपी नेता ने कहा कि आरजेडी के लोग समुदाय के नाम पर समाज को बांटने का काम करते हैं, तो वहीं जेडीयू भी अपने सियासी साथी के बचाव में उतर चुकी है। जेडीयू का कहना है कि इस बार समीकरण के हिसाब से टिकट बंटवारे का काम किया गया है। इतने वाले उम्मीदवार हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। कोई ऐसा थोड़ी है कि कास्ट के नाम पर या रिलीजन के नाम पर सीटों का बंटवारा, ये तो महागठबंधन के लोग करते हैं। उन लोग जात की राजनीति और जात का विष फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम का फैलाते हैं। दरकिनार करने का कहाँ सवाल है। अल्पसंख्यक को जहाँ उनका कोटा बनता था हमने दिया है उनको, और हमने तो कभी भी अल्पसंख्यक को दरकिनार नहीं किया। जितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यक के लिए किया है, हम नहीं समझते हैं कि आज़ाद भारत बिहार में इतना बड़ा कोई काम अल्पसंख्यक के लिए किया हो। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि इस बार का लोकसभा चुनाव अल्पसंख्यक के नाम पर नहीं बल्कि अगड़े और पिछड़े के बदौलत पार लगने वाली है। इसलिए ये तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बार न सिर्फ टिकट बंटवारे में बल्कि चुनाव के प्रचार प्रसार में भी अल्पसंख्यक को भूल गई है। पिछले 1 वर्षों से अगड़ा और पिछड़ा को लेकर के जैसे कि लगातार डिबेट चल रहा है, बातें हो रही है। कोई कह रहा है कि भाई हम सबसे बड़े पिछड़े के हितैषी हैं, हम सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जैसे कि हितैषी हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं। तो होता है कि वो अगड़े और पिछड़े को साधने में ये अल्पसंख्यक की बलि चढ़ा दी गई। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए ने जहां अपने 40 प्रत्याशियों में से महज 2 अल्पसंख्यक को टिकट देने का काम किया, वहीं महागठबंधन ने भी महज 6 अल्पसंख्यकों पर भरोसा दिखाया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अल्पसंख्यक किसे अपना रहनुमा चुनते हैं और किसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। अमित कुमार, न्यूज 18, पटना। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में अपनी चुनावी सभाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 2 अप्रैल से जमुई से करेंगे और जिले के खैरा स्थित बलोपुर मैदान में पीएम मोदी की एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री दिन में 1 बजे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर कई भाजपा नेता जमुई में कैंप कर रहे हैं। बाढ़ से बचने के लिए हर प्रकार के जानवर जाकर के ऊंचा जगह पर बैठ जाता है और उस समय किसी को किसी से झगड़ा नहीं होता है। तो नरेंद्र मोदी इनके लिए बाढ़ है और इसलिए सब जान बचाने के लिए एक जगह बैठ गया है। न नेता है, न नीति है, न नियत है। ये जो गठबंधन उनका है, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है और बिहार की जनता जानती है। इंदिरा गांधी मैदान में 2 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर एसएसपी राजीव मिश्रा ने गांधी मैदान का जायजा लिया, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का भी दावा किया। में जो 2 तारीख को आयोजित है उसमें हम लोगों का जो है गांधी मैदान को हम लोगों ने पहले से ही सील कर दिया है और जो एसपीजी के भी ऑफिसर आ गए हैं, उनके दिशा निर्देशन में जो भी सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई है वो सारी की जाए। पटना में एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया। घटना रामकृष्णा नगर इलाके की है, जहां लड़की के बॉयफ्रेंड और उसके 2 दोस्तों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। 2 दिन पहले युवती को घर से बुलाया गया और दूसरी जगह ले जाकर गैंगरेप किया गया। आरोपियों में एक मुंगेर में तैनात एएसआई का बेटा है। पुलिस ने एक आरोपी शशि को गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड राकेश फरार है। हैरानी की बात यह है कि थानाध्यक्ष से लेकर सिटी एसपी तक ने मामले को दबाए रखा। और गया में ट्रेन की चपेट में आने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा गया दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के इस्माइलपुर स्टेशन के पास हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक घुरारू थाने के चकनपुर गांव के
एक ही परिवार के 3 सदस्य देर रात दीनदयाल उपाध्याय गया पैसेंजर से इस्माइलपुर स्टेशन पर उतरे थे और रेल पटरी पार करते अपने घर की तरफ निकले। इसी बीच सियालदह एक्सप्रेस की चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई। लोगों की मांग है कि इस्माइलपुर स्टेशन पर ओवरब्रिज बनाया जाए ताकि ऐसे हादसों पर रोक लगे। पुलिस लोगों को समझाने बुझाने में जुटी रही। प्लेटफार्म होता तो यह घटना नहीं होती, ये तय बात है। तो इनके मौत का जो मूल दोषी है वह रेल विभाग है, इसलिए रेल विभाग के ऊपर यह केस होना चाहिए और मृतक का जो एक परिवार को कम से कम नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, साथ साथ ये मुआवजा इनको मिलना चाहिए और आपदा घोषित होनी चाहिए, आपदा प्रबंधन का इनको मुआवजा मिलना चाहिए।